हम लोग नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिए थे। हम लोग अब थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ थ्योरी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता क्यों है ना। कोई भी चीज़ बनता है, जैसे हम लोग शुरू में क्या पढ़े थे कि मॉलिक्यूल क्यों बनता है, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, एटम आपस में जुटकर मॉलिक्यूल का निर्माण क्यों करता है। तो उसका कारण हम लोग सिंपली यही पढ़े थे कि एटम के वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है और वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करता है, अपने अंतिम ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या शेयरिंग करता है, उससे मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। ठीक है, उससे मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। ठीक उसी तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के पीछे क्या रीज़न है, इसके लिए दो साइंटिस्ट ने दो अलग अलग वो मेथड बताया, जिसमें से एक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, और दूसरा है वर्नर्स थ्योरी। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ये दिया था कौन, ये सजेस्टेड बाय सिजविक। इसको भी हम लोग इनर्ट गैस रूल कहते हैं, ऑल्सो नोन एज इनर्ट गैस रूल। मतलब जिस तरह से एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, ठीक उसी तरह से ये कुछ ट्रांजिशन मेटल भी अपना एटॉमिक नंबर को, अपने इलेक्ट्रॉन की संख्या को नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर करना चाहता है। अगर अपना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मेटल नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर कर लेता है तो क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाएगा। ये बताया गया सिजविक के द्वारा। हालांकि शुरू में तो ऑक्टेट रूल भी बताया गया था कि एटम अगर ऑक्टेट को पूरा कर ले तो फिर स्टेबल हो गया। बाद में जाकर पता चला कि नहीं, ऑक्टेट मेन रीजन है ही नहीं। अगर ऑक्टेट ही रीजन होता तो फिर जिसमें ऑक्टेट नहीं है कंप्लीट, वो मॉलिक्यूल बनता ही नहीं। ऑक्टेट के बहुत सारे एक्सेप्शन पाए गए। इसका मतलब शुरू में वो रूल तो दिया, उससे हम लोग एक स्टार्टिंग, एक इनिशियल तो मिल गया, इनिशिएशन मिल गया, स्टार्ट हो गया, बाद में धीरे धीरे और स्टडी होता गया। ठीक उसी तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए भी ये कंसेप्ट दिया गया कि अगर ट्रांजिशन मेटल अपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर कर ले तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। वो अपने टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या को नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर ही करना चाहता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर्ट गैस रूल कहते हैं। तो इसमें आया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो इसमें एक ये टर्म है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी EAN किसे कहते हैं, EAN। तो EAN इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स possessed by the transition metal present in the coordination sphere। जो coordination sphere यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है, वो उसमें जो ट्रांजिशन मेटल है उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर लॉस और गेन, मतलब ये कोई आयन बनाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को लूज किया गया और लिगैंड से जितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, टोटल मिला करके वो क्या कहलाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है ना। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा,
total number of electrons possessed by the transition metal present in the coordination sphere। मतलब मेटल का एटॉमिक नंबर जितना है उतना तो इलेक्ट्रॉन है ही। मान लीजिए वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एटॉमिक नंबर -3 हो जाएगा, प्लस लिगैंड से उसको क्या मिलेगा, एक लिगैंड में मोनोडेंटेड लिगैंड या यूनिडेंटेड लिगैंड है, एक डोनर एटम से एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन मिलता है, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना इंटू 2 वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा। केवल एक ही लिगैंड है जो मेटल को 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, एक ही लिगैंड, बाकी सारे लिगैंड सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू मेटल को। लेकिन एक ही लिगैंड है जो वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, और वो है NO नाइट्रोसिल ग्रुप जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में वही आएगा, ट्रांजिशन मेटल का एटॉमिक नंबर माइनस जितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया या प्लस जितना इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर यूजुअली। लेकिन अगर लिगैंड के रूप में NO होगा तो वहाँ 2 की जगह क्या हो जाएगा, 3 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम लोग ये कुछ ऐसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का ये फॉर्मूला है। देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, EAN = एटॉमिक नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल का एटॉमिक नंबर माइनस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी माइनस में होगा ही नहीं, प्लस में वो ऑक्सीडेशन स्टेट ही लिखना है। अब अगर माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट है तो माइनस ही लिखिए, तो माइनस, और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर -2 है तो माइनस ब्रैकेट में क्या -2, तो अपने आप क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड दिस इज जनरली फॉर नॉन NO लिगैंड्स। ये मतलब अगर NO लिगैंड होगा तब यहाँ 2 के जगह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 के जगह 3 हो जाएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग EAN कैलकुलेशन बैक बॉन्डिंग इज नॉट कंसीडर्ड। बैक बॉन्डिंग मतलब जैसे कोई मेटल है और ये लिगैंड, यहाँ पर मान लीजिए लिगैंड है तो लिगैंड इसके वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दिया और इसके पास एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर है और यहाँ वैकेंट है, ये इसको दिया, तो ये बैक बॉन्डिंग को कंसीडर नहीं किया जाता है ना। ड्यूरिंग EAN कैलकुलेशन बैक बॉन्डिंग इज नॉट कंसिडर्ड। उसके बाद in order to estimate the EAN in complexes it has been assumed that normally every ligand contribute 2 electrons but in case of NO 3 electrons are considered। बताया ना कि बाकी जो लिगैंड है उसके लिए हम लोग इन जनरल क्या लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन देता है, केवल NO है जो उसके केस में हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ निकालना है तो इसमें अब इसका देखिए कुछ रूल, फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। सिजविक सजेस्टेड दैट any transition metal atom or ion forms complex in order to make its EAN equal to the number of electrons of next noble gas, है ना। ये सिजविक ने ये सजेस्ट किया कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाता है कि अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर एटॉमिक नंबर प्राप्त करें। जैसे अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में ही लेते हैं
ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ये फोर्थ ट्रांजिशन, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और यहाँ पर फोर्थ। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ स्कैंडियम से शुरू होगा और जिंक तक जाएगा, यहाँ पर इट्रियम से शुरू होगा कैडमियम तक जाएगा, यहाँ पर क्या होगा La से शुरू होगा मरकरी तक जाएगा, या एक्टिनियम से शुरू होगा Cn तक जाएगा, और फिर यहाँ पर इसके नियरेस्ट यहाँ जो ग्रुप 18 होगा, बताइए कौन होगा। ये ग्रुप 18 में नोबल गैस जो होगा, यहाँ पहले हीलियम होगा, फिर नियॉन होगा, है ना, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आर्गन होगा, और तब यहाँ क्या क्रिप्टन, फिर यहाँ जेनॉन, फिर क्या होगा रेडॉन, और फिर क्या हो जाएगा ऑर्गेनेशन। तो वही चीज़ है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में किसके बराबर होना चाहिए, देखिए क्रिप्टन 36, है ना। यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक अगर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है तो अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना बनाना चाहेगा, क्रिप्टन के बराबर 36 के बराबर करना चाहेगा। अगर आपको सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज इट्रियम से लेकर कैडमियम तक हो तो वो जेनॉन यानी 54 के बराबर अपना EAN पूरा करना चाहेगा। और अगर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है लैंथेनम से लेकर मरकरी तक तो ये रेडॉन यानी 86 तक पूरा करेगा। और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में ऑर्गेनेशन एक अपना EAN किसके बराबर पूरा करेगा, 180 नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर ये पूरा करेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये ले सकते हैं। ठीक है, अब तो अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखिए, हम लोग इसका निकाल रहे हैं। FeCN होल 6 4 माइनस, तो EAN का क्या रूल बताए थे, एटॉमिक नंबर किसका निकालना होता है, सेंट्रल एटम का। तो आयरन है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन कितना होगा, एटॉमिक नंबर 26 माइनस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ये +2, तो इसलिए माइनस ये 2 हो गया, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ यूनिट इंटेड लिगैंड 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो कितना हो जाएगा 26 से 2 माइनस 2, यहाँ 24 + 12 36 होगा ना। FeCO होल 5, इसमें क्या होगा, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो EAN कैसे निकालेंगे, 26 - 0 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 + 2 इंटू 5 10 और 26 कितना हो जाएगा 36। उसके बाद क्या हो जाएगा CuCN होल 4 और 3 माइनस, इसका EAN क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर 29, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, कॉपर का X, Cn का -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -3, तो X - 4 इज इक्वल टू कितना -3, X इज इक्वल टू कितना +1 होगा ना, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ 1, तो 29 - 1 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 2 इंटू 4, तो 29 - 1 28 और इधर 8 कितना हो जाएगा 36। उसके बाद CONH3 होल 6 + 3, तो CO का +3, तो EAN कितना हो जाएगा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 3 + 2 इंटू 6, ये भी कितना हो जाएगा 36। देखिए सबका नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर है कि नहीं, इसी तरह से चेंज हो रहा है। इसका देखिए
PdNH3 होल 6 4 प्लस, तो इसका EAN अगर निकालेंगे तो PD का 46, ऑक्सीडेशन स्टेट 4, तो हो जाएगा 42, और यहाँ पर चौधरी 12, तो 42 और 12 54 किसके बराबर हो जाएगा? जेनॉन, है ना, जेनॉन के बराबर। यहाँ पर अब देखिए इसका निकालते हैं FeNO होल 2 CO होल 2, इस पर क्या होगा? अब बताइए, Fe का EAN एटॉमिक नंबर 26 और ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्योंकि NO भी 0 CO भी 0, तो ऑक्सीडेशन 0, यानी कुछ माइनस हुआ नहीं ना हुआ। और प्लस 3 इंटू 2, 3 क्यों? क्योंकि NO कितना इलेक्ट्रॉन देता है? NO3 देता है। देखिए ये जो NO होता है ना, ये NO ग्रुप, ये एक रहता है सिंपली NO के रूप में, और एक रहता है NO प्लस के रूप में। NO प्लस होगा तो इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोसोनियम, और इसको नाइट्रोसिल। जब ये होगा तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, लेकिन NO होगा तो क्या लेना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसलिए, और NO प्लस कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो कैटायन के चार्ज को या एनायन के चार्ज को नहीं लिखा जाता, इसलिए NO प्लस आपको यहाँ लिखेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए Cl माइनस है, तो Cl माइनस थोड़े ना लिखा जाता है, केवल Cl, तो चार्ज नहीं लिखा जाता। तो आप NO लीजिएगा तो 3 और NO प्लस लीजिएगा 2, लेकिन कैलकुलेशन सेम आएगा, चाहे NO मान के चलिए या NO प्लस मान करके चलिए, कैलकुलेशन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेम आएगा। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कैसे। अगर यहाँ पर क्या है, जैसे Fe का निकाले, NO को हम 0 माने, नाइट्रोसिल, तो कितना लिए? 3 इंटू 2, और CO ये भी न्यूट्रल, इसका 2 है तो 2 इंटू 2, ये 36 तो हो गया। लेकिन अगर NO प्लस मानते तो क्या करते? NO प्लस मानते तो इसका 2 लेना पड़ता, लेकिन तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाता, क्योंकि टोटल चार्ज 0 है ना। ये अगर 2 प्लस इसका 2 माइनस, तो फिर क्या होता यहाँ? तब 26 माइनस -2 हो जाता, प्लस इसका फिर 2 इंटू 2, और प्लस इसका भी 2 इंटू 2, कितना हो जाता? तो ये प्लस, तो 28 प्लस 4 हो ही गया, फिर 36 आ जाएगा ना। इसलिए चाहे NO लीजिए या NO प्लस, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी वही है, CO NO CO होल 3 क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर भी CEAN एटॉमिक नंबर 27, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। NO एक ही है इसलिए 3, और CO का 2 इंटू 3, तो यहाँ भी 27 और 3 30 और 6 36 हो जाएगा। 36 आ गया समझ में? ठीक है, इस तरह से ये हो गया, ठीक है। तो ये EAN निकालने का तरीका हुआ। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, ये निकालने का ये तरीका हुआ। अब इसमें क्या है, यहाँ पर लेते हैं इफ द EAN ऑफ CMA और CMI, मतलब CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। ये अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन का वो नियरेस्ट इनर्ट गैस यानी नोबल गैस के बराबर हो जाए, तो हम लोग क्या मानते हैं? द कम्प्लेक्स इज सेड टू फॉलो द EAN रूल। हम लोग कहेंगे कि वो कम्प्लेक्स EAN रूल को फॉलो कर रहा है।
अगर उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर नहीं है या किसी भी इनर्ट गैस के बराबर नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि वो EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अर्लियर इट वाज सजेस्टेड दैट, ये शुरू में ऐसा था, जैसे ऑक्टेट रूल भी तो शुरू में बताया था ना कि 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो स्टेबल हो जाएगा, 8 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, बाद में तो गलत हो गया। तो शुरू में ये बताया गया, अर्लियर इट वाज सजेस्टेड दैट इफ द EAN ऑफ CAMA और CAMI इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, द कॉम्प्लेक्स वाज कंसिडर्ड टू बी वेरी स्टेबल एंड फिजिबल। मतलब वो कॉम्प्लेक्स संभव है ना। अगर कॉम्प्लेक्स में ट्रांजिशन मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं है तो कहा जाता था कि वो कॉम्प्लेक्स फिजिबल नहीं है, वो नहीं बन सकता। ठीक है, और जिसका नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर है वो कॉम्प्लेक्स बन सकता है, वो स्टेबल है ना, वो कॉम्प्लेक्स बन सकता है, वो स्टेबल होगा, ऐसा इस रूल में बताया गया था। इस रूल में बताया गया था। अब वो सच में आगे पूरी तरह सही है या गलत ये बात नहीं है, हम तो EAN रूल पर आ रहे हैं, उसमें जो बताया गया था वो बताया जा रहा है। ठीक है, बाद में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पाए गए जो इस रूल को फॉलो नहीं करता और वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो earlier it was suggested that if the EAN of CMA or CMI is equal to the atomic number of next noble gas, the complex was considered to be very stable and feasible. Later on, बाद में पाया गया कि it was found that it has no relation with the stability of the complex. शुरू में तो ये रूल दे दिया गया, बाद में देखा गया इसका स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीज़, ये उस थ्योरी का पार्ट नहीं है, बाद में ऐसा देखा गया। ठीक है, जैसे कोई रूल अगर पढ़ाएंगे तो वहाँ तो हम अपना ओपिनियन भी नहीं ना दे सकते हैं, है ना। न्यूटन का अगर 3 लॉ है तो है और जैसे है उसी तरीके से बताना होगा, कोई चौथा तो अपना तरीका नहीं ना डाल सकते, है ना। वो उसमें जो बताया गया गलत है या सही, लेकिन उस थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो उस थ्योरी में जो बात लिखी गई है उसी बात को पढ़ना है, भले वो बाद में चलकर गलत साबित हो जाए तो दैट विल बी स्टडीड इन इट्स लिमिटेशन में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो यही बाद में देखा गया कि इसका स्टेबिलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। जैसे देखिए, एक यहाँ पर एग्जाम्पल इस जगह दी है, इन केस ऑफ K4FeCN होल 6, इसका EAN निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपको यहाँ पर, इस जगह निकालिएगा कितना आएगा बताइए तो, K4, यानी ये अगर हट जाएगा तो यहाँ 4 माइनस हो जाएगा ना, तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाएगा, तो कितना 26 माइनस 2 होगा और प्लस यहाँ पर 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर कितना 24 और 12, ये तो 36 हो जाएगा। तो ये तो नोबल गैस जैसा हो गया। यहाँ पर अगर K को हटा दीजिएगा तो यहाँ कितना होगा 3 माइनस आएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 26 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, इधर 23 और 12 35। इसका मतलब है ये EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है और ये फॉलो कर रहा है ना। तो स्टेबल कौन होना चाहिए ज़्यादा, इसको EAN रूल के अनुसार तो स्टेबल इसी को ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल जब देखा जाता है वो ज़्यादा स्टेबल है ना,
क्यों ज़्यादा स्टेबल, अब हम बताएं तब आपको समझ में आया। आप सोचेंगे ना, पूछेंगे हम कैसे समझे वो ज़्यादा स्टेबल है, आप बता दिए, किसी को भी हम गलत भी बता दे सकते हैं। तो वी मस्ट एक्सेप्ट इट विथ अ प्रॉपर रीजनिंग कि क्यों वो ज़्यादा स्टेबल है। तो एक्चुअली एफ ई का यहाँ +2 स्टेट हुआ +3 और सी एन माइनस, तो अगर एफ ई पे +3 चार्ज हो, 3+ और सी एन माइनस ये, और एफ ई 2+ और सी एन माइनस, तो बताइए ये जो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा कि ये अट्रैक्शन ज़्यादा होगा? ये वाला ज़्यादा होगा, यानी कि ये ज़्यादा टाइटली अट्रैक्टेड रहेगा। तो आयरन मेटल और लिगैंड के बीच का बॉन्ड यहाँ मजबूत होगा कि यहाँ नीचे मजबूत होगा? ऊपर ना, यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा ना, +3 चार्ज है, अट्रैक्शन ज़्यादा तो बॉन्ड वहाँ मजबूत, और जहाँ बॉन्ड मजबूत वहीं स्टेबल ज़्यादा। तो इस ऑक्सीडेशन मतलब ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा वो उतना ज़्यादा स्टेबल, सीधा ये समझिए। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा लिगैंड को उतना ही स्ट्रांगली अपने तरफ खींचेगा, तो द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड द लिगैंड विल बिकम स्ट्रॉन्गर। वो स्ट्रांग होगा तो जल्दी टूटेगा नहीं, वो स्टेबल होगा। इसलिए सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है? इसी वजह से इससे वो ज़्यादा स्टेबल। तो अब बताइए ये EAN रूल का एकदम सरासर उल्लंघन है कि नहीं? पूरी तरह कि उस रूल, यहाँ पर EAN के इसका जो नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर है वहाँ नहीं है, बट एज फार एज स्टेबिलिटी इज कंसर्न्ड दैट कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, इट मीन्स हियर EAN रूल इज नॉट फॉलोड। तो वही लिखे हैं कि इन केस ऑफ K4, ये दोनों K4 FeCN6 follows EAN rule and not K3 FeC, but the second one is more stable than the फर्स्ट वन। सेकेंड वाला पहला वाला से ज़्यादा स्टेबल है। इसका क्या यूज है देखिए, EAN रूल का 2-3 यूज, इसका 2 यूज बड़ा महत्वपूर्ण है और वो 2 यूज पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, इनडायरेक्टली। मतलब ये रूल अगर पढ़ा हुआ रहे तो उसको एक्सप्लेन करना इजी हो जाता है। ये रूल बिना पढ़े भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट इट विल बी टफर, वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हम लोग इसलिए इस रूल को, जैसे कुछ चीज़ों को हम लोग को आउट ऑफ बॉक्स जाकर पढ़ना होता है कि कोई चीज़ वो सिलेबस पे नहीं है, लेकिन वो अगर पढ़ लेते हैं, उस पॉइंट को हम जान जाते हैं, तो क्या होगा कि हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना ईजी हो जाता है। इसके लिए ये पढ़ रहे हैं कि इट कैन बी यूज फॉर प्रिडिक्टिंग द टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स टू अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए किसी का EAN कितना है, 35 है, तो वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि 36 हो जाए। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा रिडक्शन हुआ। और अगर मान लीजिए EAN 37 हो जाए तो वो तो 36 के लिए क्या 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस से ज़्यादा हो जाए तो वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखेगा, अगर कम हो जाए तो रिड्यूस होने का टेंडेंसी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन दे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, किसमें रिड्यूस होने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा, तो जहाँ पर नोबल गैस से उसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सबसे कम है, ठीक है? जितना गैप है उतना। तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं कि इफ़ EAN इज लेस देन, यानी ये वाला लेस देन द एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, इट हैज़ द टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन। कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन गेन करके पूरा करेगा, इसलिए इसमें रिडक्शन होगा। और यहाँ पर जैसे देख लीजिए
इस जगह देखिए यहाँ पर कितना आया, इसका EAN कितना निकला, इसका EAN 35, तो कम है तो इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, और 36 तो क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हुआ ना, इसलिए रिडक्शन का टेंडेंसी आ गया। इफ EAN इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस से एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इट हैज़ द टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, जैसे NiNH3 2+, इसका अगर निकालिएगा कितना आएगा, EAN कितना, निकेल का कितना होता है 28 माइनस कितना ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस कितना यहाँ पर 6 × 2 कितना हो जाएगा 26 इधर, और यहाँ 12 तो 38 हो जाएगा ना, ज़्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला और ये बना दिया NiNH3 4+, और यहाँ EAN कितना हो गया, ये 36 हो गया। देखिए ये EAN रूल को फॉलो करने लगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, सो इट हैज़ द टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। है समझ में? तो कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, ये समझ गए, क्लियर हो गया। EAN कैलकुलेशन फॉर पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। पॉलीन्यूक्लियर मेटल, पॉलीन्यूक्लियर समझते हैं है ना, पॉली जिसमें एक से अधिक सेंट्रल मेटल एटम हो, एक से अधिक, उसको पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कहते हैं। तो देखिए ये जो EAN रूल है जिसमें कहा जाता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाता है जो ट्रांजिशन मेटल, तो अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर करना चाहता है ना, यही EAN रूल है ना। तो इस रूल को फॉलो नहीं करने वाले भी कॉम्प्लेक्स पढ़े हम लोग, और फॉलो करने वाले भी पढ़े, लेकिन कहा जाता है अगर मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कार्बोनिल बनाएगा, है ना, कार्बोनिल और साथ में नाइट्रोसिल भी कहा जाता है, लेकिन कार्बोनिल अगर बनाएगा तो कहा जाता है वो 100% EAN रूल को फॉलो करता है। अभी तक उसमें केवल एक ही एक्सेप्शन पाया गया है, एक ही एक्सेप्शन, वो भी यहाँ लिखा हुआ है, हम बताएंगे। ये देखिए एक्सेप्शन, BCO6 इज द ओनली मोनोमेरिक मेटल कार्बोनिल विच डज नॉट ओबे EAN रूल। एकमात्र ये कॉम्प्लेक्स है, दूसरा और कोई भी नहीं। मतलब ये क्या हुआ, यानी कि EAN रूल मानो सिज्विक ने केवल मेटल कार्बोनिल के लिए ही दिया था, ये जाकर के वहीं सही साबित हुआ, बाकी जगह ये सही साबित नहीं हुआ। और इसमें भी एक एक्सेप्शन आया, कौन, BCO6 यानी हेक्सा कार्बोनिल वेनेडियम, ठीक है। तो मेटल कार्बोनिल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स फ्रीक्वेंटली ओबे EAN रूल। देखिए EAN रूल को अक्सर ये फॉलो करता है। एक्सेप्शन में कौन आ गया, BCO6। उसके बाद द ट्रांजिशन मेटल। अब देखिए मान लीजिए कि हम लोग ले लिए यहाँ पर Fe, तो FeCO(X) कितना CO से जुटेगा ये, और यहाँ बताइए X क्या होगा, X क्या होगा। तो क्या करना है, Fe का एटॉमिक नंबर 20 और मेटल कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और प्लस कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर X × 2 बराबर कितना लेना पड़ेगा 36। तो 26 + 2x = कितना 36। तो 2x बराबर कितना 10, x = कितना 5, ये कितना हो जाएगा FeCO5 होगा ना। अब मान लीजिए हम लोग लेते हैं CO कोबाल्ट और CO(X), यहाँ बताइए तो X कितना होगा, तो कोबाल्ट का कितना
27 प्लस या 27 माइनस 0 प्लस 2x बराबर कितना 36। तो 27 प्लस 2x बराबर कितना 36। तो 2x बराबर कितना 9। तो x बराबर कितना 4.5। ये तो फ्रैक्शन में आ गया, ये फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता है ना। तो देखिए जिसका एटॉमिक नंबर ऑड है वहां पर मोनोन्यूक्लियर नहीं बनाएगा, क्योंकि वैसा बनाएगा तो वो EAN रूल को फॉलो करेगा ही नहीं। इसलिए ये एक पॉइंट कंक्लूजन के रूप में आया कि जिस भी मेटल का एटॉमिक नंबर ऑड है वो पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल बनाएगा, और जिसका ऑड नहीं है वो मोनोन्यूक्लियर बनाएगा। अपवाद सिर्फ एक, कौन अपवाद? हालांकि BCO6 में वेनेडियम का भी कितना है, वेनेडियम का कितना एटॉमिक नंबर 23 है ना। तो ये अपवाद में आया 23, तो ऑड है लेकिन फिर भी ये मोनोन्यूक्लियर बनाया है, ठीक है, ये एक्सेप्शन। अदरवाइज जिस भी मेटल का एटॉमिक नंबर क्या होगा ऑड होगा वो हमेशा कैसा कार्बोनिल बनाएगा पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल। यानी कितने मेटल होंगे, कम से कम 2, है ना, एक से अधिक। लेकिन ऐसा समझ लीजिए इसका मतलब ये नहीं कि जिसका इवन एटॉमिक नंबर है वो पॉलीन्यूक्लियर नहीं बनाएगा। जो ऑड है वो सिर्फ पॉलीन्यूक्लियर ही बनाएगा, लेकिन इवन वाला जो है वो पॉलीन्यूक्लियर बना सकता है और मोनोन्यूक्लियर भी बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द ट्रांजिशन मेटल्स विथ ऑड एटॉमिक नंबर यूजुअली फॉर्म पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। और पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स में क्या होगा, ऑलवेज कंटेन मेटल मेटल बॉन्ड। ये जिसमें एक से अधिक मेटल होंगे, जिस मेटल कार्बोनिल में वहाँ 2 मेटल के बीच बॉन्ड होगा ही होगा। और वो मेटल का नेचर, वो बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, डेल्टा बॉन्ड। समझते हैं किसको कहते हैं डेल्टा बॉन्ड, किसको कहते हैं जानते हैं? डेल्टा जैसे डी ऑर्बिटल ऐसा होता है ना, डी ऑर्बिटल में ऐसे 4 लोब होगा, ठीक है। एक पेज में हम इसको बना दिए और एक पेज में इसको बना दिए, और दोनों को हम ऐसे लाए, ऐसे इस तरह से, यानी इसका दोनों लोब जाके ओवरलैप किया, ये दोनों ओवरलैप नहीं किया। ऐसे ओवरलैप करेगा तो वो हो जाएगा पाई बॉन्ड, वो डी पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। लेकिन अब ये पेज ऐसे था बना हुआ, इसमें वो दोनों पेज को ऐसे लेके लगा दिए, ऐसे नहीं, अब कैसे लगाए, ऐसे, मतलब इसका चारों लोब इसके चारों लोब से ओवरलैप किया, तब बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, डेल्टा। आया समझ में? मतलब अगर डी ऑर्बिटल ऐसे एक प्लेन में है, ये एक पेज में इसको बनाए, एक पेज में इसको बनाए, दोनों को ऐसे लिए साइड वाइज, इसका 2 लोब इसका 2 लोब आपस में जुटा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऐसे, वो डी पाई हो गया। लेकिन ऐसे जुटेगा तो वो डेल्टा नेचर का हो जाएगा। तो यहाँ मेटल और मेटल के बीच का बॉन्ड किस नेचर का हो जाएगा, डेल्टा इन नेचर। आया समझ में? तो अब ये देखिए यहाँ पर उस पर हमने एक एग्जाम्पल दिया है। यहाँ देखिए ये क्या है, इसमें कितने मेटल हैं, 2 मेटल हैं, 2 मेटल, इसलिए ये पॉलीन्यूक्लियर हो गया। इसके साथ एक CO यहाँ हो गया, एक CO यहाँ हो गया, इधर इसके साथ भी 2 CO हो गया, और ये एक CO बीच में जो ब्रिजिंग CO है, ये तो ब्रिजिंग हो गया ना, दोनों मेटल को जोड़ रहा है, ब्रिजिंग CO। और ये मेटल, तो ये जो CO है, देखिए यहाँ पर ये कौन सा नेचर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट। ये कौन सा बॉन्ड, ये सिर्फ सिग्मा काउंट होगा, और इसको क्या काउंट करेंगे, डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। अब अगर हम इसका निकालेंगे EAN, कितना होगा,
EAN कितना, तो मेटल का एटॉमिक नंबर माइनस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ये जो टर्मिनल CO है कितने हैं, 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस अब ये बॉन्ड, ये तो सिग्मा जनरल कोवैलेंट बॉन्ड है ना, तो इस कोवैलेंट बॉन्ड में एक मेटल का और एक CO का, तो मेटल का गिनना होगा तो केवल एक ही ना गिनेंगे, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या गिनेंगे मेटल के साथ, एक, तो यहाँ पर फिर इसका एक और एक गिनेंगे, और ये जितना आएगा वही उसका क्या कहलाएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो CO ब्रिजिंग होगा उस बॉन्ड का, इस बॉन्ड से हम कितना इलेक्ट्रॉन गिने थे, 2, लेकिन इस बॉन्ड से हम 2 इलेक्ट्रॉन नहीं गिनेंगे, कितना गिनेंगे, एक ही गिनेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड है। एग्जाम्पल Mn2CO होल 10 देख लीजिए, Mn2 क्या हो जाएगा, Mn2, तो Mn का कितना एटॉमिक नंबर बताइए, Mn का तो एटॉमिक नंबर आपको 25 हो गया ना, ऑड हो गया, इसलिए क्या बना है, पॉलीन्यूक्लियर बनाया ना, जो ऑड एटॉमिक नंबर वाला होगा वो पॉलीन्यूक्लियर बनाएगा ही, वो मोनोन्यूक्लियर बनाएगा ही नहीं, और जिसका इवन होगा वो दोनों बनाएगा। ठीक है, वो दोनों यहाँ बना सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर। इसको आप कितने भी तरीके से बना सकते हैं, तो क्या किए, अगर Mn2 है तो समझ जाइए मेटल और मेटल के बीच तो बॉन्ड होना ही होना है, पॉलीन्यूक्लियर में मेटल और मेटल के बीच बॉन्ड होगा ही होगा, और अगर 3 होगा तो 3 मेटल होगा तो हम ऐसे बना देंगे, 3 मेटल तो ऐसे, 4 होगा तो ऐसे बना देंगे, है ना, ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो ऐसे इसको अभी हम लोग यहाँ देखते हैं कि 2 Mn, आप ये जो है EAN निकालने के लिए इसका स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, देख लीजिए कैसे, आपको सीधा यह पूछेगा कि Mn का कितना है, कुछ भी नहीं देखना है, Mn मेटल कार्बोनिल मतलब EN रूल फॉलो करेगा ही करेगा, उसका EN नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर होगा ही, तो Mn फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, तो उसका EN 36 होना चाहिए, 36 होगा, कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं, मेटल और मेटल के बीच बॉन्ड, CO कितना है, 10 अगर है, और स्ट्रक्चर हमेशा कोशिश करना है सिमेट्रिकल बने, अनसिमेट्रिकल नहीं। ठीक है, तो 10 है तो 5 इधर 5 उधर होगा ना, 5 इधर और 5 उधर। अब बताइए इसका EAN क्या होगा, तो EAN क्या होगा, एटॉमिक नंबर कितना, 25, ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 प्लस कितना है यहाँ 5 इंटू 2, और इस बॉन्ड का कितना इलेक्ट्रॉन लीजिएगा, एक, कितना हो जाएगा, 25 प्लस 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, 36। और अगर ये स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, सीधा हमें यहीं से निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, EAN कैसे लीजिएगा, तो एटॉमिक नंबर 25 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस क्या हो जाएगा, CO कितना है 10, तो 10/2 करना होगा, और इंटू 2, क्योंकि 10 है तो 5 इसके साथ एक Mn के साथ जाएगा, इसलिए हाफ कर दिए इंटू 2, और फिर Mn के बीच बॉन्ड है तो वहाँ से एक, देखिए कितना आ जाएगा, ये 2 कैंसिल, तो फिर आ ही जाएगा ना, 25 10 35 और 1 36 हो जाएगा, ये 36 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसका जितना आएगा उसका भी उतना ही, किसी एक ही तरफ निकालना है, क्योंकि है क्या ये सिमेट्रिकल। अब देखिए हमने ऐसा माना, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, इधर 5 उधर 5, मान लीजिए हम लोग दूसरा भी बना सकते थे,
दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ नहीं दिया हुआ है, हम लोग को बनाना है, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या करते हैं, तो Mn, दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं Mn और Mn। अब CO कितना है, 10 था, तो 10 में 4 CO इधर हम लोग ले लिए, 4 CO, क्योंकि सिमेट्रिकल बनाना है ना, 4 CO। फिर इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 4 CO और इधर CO, हो जाएगा 4 CO होगा, है ना। अब देखिए CO ये बना, अब क्या करेंगे, लेकिन 4 4 8 ही तो हुआ है, 2 बचा हुआ है, तो 2 को हम लोग ऐसे बीच में ब्रिजिंग बना देंगे ऐसे, फिर यहाँ CO और ऐसे बना देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इस जगह हम लोग क्या करेंगे, अब इसका निकालेंगे, Mn का निकालिए तो कितना होगा, तो Mn का कितना 25 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस इधर कितना है 4 गुना 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब तो 2 2 देगा, ये कितना देगा, ये कितना देगा और ये कितना देगा, तो प्लस क्या करना होगा 3, कितना हो जाएगा 25 और 8 33 और 3 कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब सिमेट्रिकल, वो हमारी मर्जी पर है, जैसे भी लीजिएगा आप देख लीजिए चेंज नहीं होगा। एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक और अगर स्ट्रक्चर हम लोग अगर बढ़ाए, क्या, जैसे हम लोग बनाते हैं इस तरह से Mn और Mn, और यहाँ क्या करेंगे, मान लीजिए CO 4 के जगह हम लोग इधर कितना 3 ही माने, 3 है ना, इधर 3 ही गया, इधर भी 3 और इधर भी 3, इधर भी 3 गया, कितना हो जाएगा 6। अभी तो 4 बचा है, तो 4 में से 2 CO ऐसे हुआ, एक ऐसे भी ले सकते हैं, इधर 2, फिर इधर CO ऐसे, फिर इधर CO और ऐसे, ये बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर बनाएंगे तो फिर हम लोग ये ऐसे अगर बनाएंगे, तो अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, Mn का 25 माइनस 0 प्लस इधर 3 में से 6 और इधर कितना 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5, कितना हो जाएगा, तब भी हो जाएगा कितना 36। यानी आप ब्रिज लिगैंड बनाइए या साइड वाइज नॉन ब्रिजिंग लिगैंड बनाइए, हर हालत में उसका EAN नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है। यानी मेटल कार्बोनिल कभी भी इस रूल को मतलब डिसओबे नहीं करता, ठीक है। अब देखिए FeCO, इसका क्या होगा, Fe3CO12, Fe3CO और Fe 3 है, तो क्या करना पड़ेगा, Fe 3 है तो Fe और Fe तो बनाएंगे ही, बॉन्ड होगा ना, ये 3 बॉन्ड तो बनाएंगे ऐसे। अब यहाँ 12 है, तो या तो क्या कीजिए सबके हिस्से में 4 4 CO हम लोग दे देंगे, होगा ना, इसको भी कितना 4, इसको भी 4, इसको भी CO 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 CO, क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हम लोग अगर लेते हैं क्या, अब किसी एक का निकालिए तो कितना हो जाएगा, इस Fe का 26 माइनस 0 और इधर 4 हो गया,
तो 4 गुना 2, और इधर कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, कितना 2, तो 26 और 8 और 2 10, 26 कितना हो जाएगा, आ जाएगा, होगा ऐसे। या नहीं तो अब मान लीजिए आप ऐसा अगर लेते हैं Fe, यहाँ Fe फिर इधर Fe, और ऐसे हुआ। अब यहाँ 4 4 के जगह हम लोग 3 3 ही दिए, 3 3 ही दिए, तो कितना हो जाएगा, 3 3 ही दे रहे हैं सबको। अगर 3 3 तो बच गया क्या, 3 3 9 हो गया, और बचा कितना 3, तो 1 क्या हो जाएगा, 3 अगर है तो क्या हो जाएगा, 1 तो आपको हो जाएगा ऐसे, इन दोनों को जोड़ेगा, 1 हो जाएगा CO सिमेट्रिकल, और 1 CO ऐसे हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना, ठीक है। ऐसे देख के लग रहा है कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन तरीका समझ रहे हैं तो कितना इजी हो जा रहा है ना, सिमेट्रिकल। तो अब बताइए इसका निकालिए, EAN कितना होगा, 26, और इधर 3 से आ गया 6, 26 और 6 32, और ये से तो 1 आएगा, 1 1 2 1 3 और 1 4, 32 और 4 कितना 36 आ जाएगा। अगर यहाँ 2 2 करते हैं, 2 2 2 तो 6 हुआ, तो 6 बच गया, तो 2 इधर 2 इधर 2 इधर कर देंगे सिमेट्रिकल, तो भी कितना आएगा 36 आएगा। तो इसका अगर स्ट्रक्चर लिखने देगा तो स्ट्रक्चर आप ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, इसके आगे जो बताए उस स्ट्रक्चर को भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आ गया समझ में। वो तीनों स्ट्रक्चर के लिए जगह छोड़ा हुआ है। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे, एज्यूमिंग द गिवन कॉम्प्लेक्स फॉलोज EAN रूल, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, x निकालना है। कैसे, ये तो बताए थे क्या, आयरन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का तो EAN कितना रखना होगा 36, तो EAN कितना 26 माइनस 0 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना 36, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। यहाँ कितना, इसका बताइए, इसका EAN भी तो कितना लिखना होगा 36 ही, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस क्या करना पड़ेगा, यहाँ CO 2 है, तो जितना CO है आधा एक CO के साथ, आधा दूसरा CO के साथ, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको, XY2 इंटू 2 लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। और फिर दोनों के बीच एक एक बॉन्ड है, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और बराबर कितना 36, तो कितना हो जाएगा, ये कट गया, तो 27 और प्लस x बराबर कितना 35, ये एक उधर चला गया, तो x बराबर कितना 35 माइनस 27 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 8 नहीं होगा 8, यानी कि यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ बताइए कितना होना चाहिए, इसका अगर निकालते हैं, इसको ये समझ गए ना, इसको हम मिटा देते हैं, है ना, या इसका यहीं पर बनाइए, क्या हो जाएगा Fe का कितना 26 माइनस 0 और प्लस कितना XY3 हो जाएगा ना, ये CO तो 3 हिस्से में बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा XY3 इंटू 2 ना, इंटू 2 हो जाएगा XY3 इंटू 2, और प्लस कितना, एक आयरन या Fe3 है, तो Fe3 तो ऐसे होगा ना,
एफ ई अगर 3 है, ऐसे एफ ई फिर एफ ई, तो एक एफ ई का 2 बॉन्ड काउंट होगा ना, तो +2 इज इक्वल टू कितना 36, कितना हो जाएगा देखिए 26 + 2xy3 और ये 2 उधर जाने से 34, तो 2xy3 इज इक्वल टू उधर माइनस कितना हो जाएगा 8, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 24, x बराबर कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, यानी यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बताइए इस जगह क्या होगा, x का वैल्यू, यहाँ x है, ये x CO का नंबर नहीं है, यहाँ इस जगह थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, यहाँ जो है आपको HX और यहाँ CrCO होल 5 ये दिया हुआ है ना, तो अगर ये H हट जाए, जैसे होता है ना H2SO4 से अगर दोनों H हटा दे तो SO4 पर डबल माइनस, तो यहाँ से H अगर हटा दीजिएगा तो क्या बनेगा CrCO होल 5 पर कितना माइनस हो जाएगा -x हो जाएगा ना। तो अब बताइए क्रोमियम का कितना हो जाएगा, क्रोमियम का 24 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट तो -x हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट -x और प्लस कितना हो जाएगा 5 × 2 बराबर कितना 36, तो 24 + x + 10 बराबर 36, तो बताइए 24 और 10 34, तो x बराबर 36 - 34 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आपको x का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, कितना 2 हो जाएगा, यानी 4 नंबर में x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर Cr का एटॉमिक नंबर 24 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0, NO का कितना लेते हैं 3, तो 3x और प्लस यहाँ पर 6 इज इक्वल टू 36, तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, नहीं 24 और 6 30, उधर माइनस हो जाएगा तो 6, तो 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2, यानी कि NO के साथ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या EAN रूल, ख़त्म हो गया, आया समझ में। EAN रूल, इससे जितना भी छोटा बड़ा जितना भी पॉइंट है वो पूरा क्लियर हो गया। इसमें अब EAN से रिलेटेड कुछ भी तरह का, किसी भी तरह का आपके +2 लेवल में हो या नीट में हो या JEE मेंस में हो, JEE एडवांस में हो या ओलंपियाड में हो, कहीं भी हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना से ही आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।